जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बायो का क्लास करेंगे और बायो में आज हम लोग का दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। पहला चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो चुका है, उसका नोट्स भी हमने प्रोवाइड करवा दिया है। ये सारा प्रोसेस हो चुका है। इसके अलावा पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो था वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। दूसरा चैप्टर जो है वहां पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्वसन क्रिया के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन क्रिया के बारे में और जानेंगे कि श्वसन क्रिया क्या होता है। साथ ही साथ आपको दो टर्म और पढ़ाएंगे आज हम लोग, वायवीय श्वसन के बारे में और अवायवीय श्वसन के बारे में काफी अच्छे ढंग से समझेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है। इसके अलावा साथ ही साथ जैव ऊर्जा के बारे में बताया जाएगा, एटीपी ऊर्जा के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सारा टॉपिक जो है आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज का क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए पूरे क्लास को काफी अच्छे ढंग से देखिएगा ताकि पूरा का पूरा डिटेल से आपको ये चैप्टर समझ में आ सके। क्योंकि अगर आपने पहला क्लास देखा है, यानी कहने का मतलब पहला चैप्टर पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड ये दूसरा चैप्टर होता है। फिर जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग का क्रमशः ये चैप्टर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आपका 20 से अगर एक भी क्लास गैप कीजिएगा तो उतने अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज ज्यादा लेट नहीं करते और आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का चैप्टर का जो नाम है उस नाम को जरा समझते हैं। चैप्टर के नाम जो है वो हम लोग का है श्वसन। जरा समझिएगा कि हम लोग को पढ़ना है श्वसन के बारे में। सबसे पहला वर्ड आता है भाई चैप्टर का नाम श्वसन। तो ये जानना जरूरी है कि श्वसन होता क्या है। आप लोग छोटे क्लास में जब होंगे 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में, तो आपको पढ़ा दिया गया होगा कि सांस लेना और सांस छोड़ना जो प्रक्रिया है इस तरह का, वो सारा का सारा श्वसन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन गैस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये आपको उस क्लास के हिसाब से सही माना जाता है। लेकिन एक्चुअली में श्वसन होता क्या है उसको आज हम लोग जानेंगे। वो जो परिभाषा है वो श्वसन की गलत है, क्योंकि यहां पे हम लोग जब श्वसन के बारे में समझेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो श्वसन बिल्कुल अलग है और वो हम लोग जो जानते हैं वो बिल्कुल अलग है। तो जरा समझिए श्वसन होता क्या है। तो उसको थोड़ा सा आप समझने के लिए हम आपको पिछले क्लास में ले चलते हैं। पिछला क्लास जब हम पढ़ा रहे थे आपको पोषण के बारे में, तो आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि छोटी आंत और बड़ी आंत में जब भोजन का पचा हुआ भाग पहुंचता था तो वहां पे अवशोषण की क्रिया होती थी। आपको याद होगा अभी हमने बताया था कि छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है और अवशोषण कर दिया जाता है। वहां पे जब उसको अवशोषित किया जाता है तो उसमें का जितना भी ग्लूकोज वाला पार्ट होता था, हमने कहा कि उसको अवशोषित करके ब्लड में डाल दिया जाता था। तो जरा सोचिए कि आखिर वो ग्लूकोज जो निर्माण होता था, मान लीजिए कि आपके बॉडी में छोटी आंत बड़ी आंत उसको अवशोषित कर लिया, अवशोषित करके ब्लड में डाल दिया, उस पूरे सेल में पहुंचा, तो आखिर उसका यूज कहां होता होगा? तो उसका यूज जो है वो श्वसन क्रिया में होता है। याद रखिएगा श्वसन क्रिया में क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या करते हैं, जो भी ग्लूकोज का पार्ट है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में टूटता है और टूटने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। मतलब श्वसन क्या है? तो श्वसन एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो इसका जो जवाबदेही होगी किसकी होगी? श्वसन की होगी। क्योंकि अगर श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो अभी हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। अगर श्वसन की प्रक्रिया बंद हो जाए तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। इससे एकदम आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि सांस लेना सांस छोड़ने का इसमें संबंध नहीं है। यहां पे सीधे सीधे संबंध है कि भाई हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है तो वो जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वो सारा प्रक्रिया या संपूर्ण प्रक्रिया या बृहद प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है भाई? हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आखिर ये ऊर्जा का जब निर्माण होता है तो किस फॉर्म में होता है यह भी जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। एटीपी जो होता है इसका हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, जरा समझिएगा। ये हो जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा ये क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका फुल फॉर्म एटीपी का। हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस रूप में होता है? याद रखिएगा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है तो पूरे समस्त, अगर हम लोग बात करें कोशिका में, पूरे समस्त कोशिका में ऊर्जा का अगर हम बात करें कि वाहन किसके रूप में होता है,
कौन करता है? तो याद रखिएगा, समस्त हम लोग के अगर जो जीव है उसके शरीर में ऊर्जा का जो वाहक होता है, ऊर्जा को ढोने का जो काम करता है, वो एटीपी करता है। यानी एटीपी जब करता है तो एटीपी को हम लोग सार्वजनिक वाहक के भी नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहां पे इसका एक और नाम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वाहक। क्यों इसको सार्वजनिक वाहक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, उसको पूरे शरीर में कहें या पूरी कोशिका में पहुंचाने का काम कौन करता है? एटीपी करता है। इसीलिए एटीपी को सार्वजनिक वाहक के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन, आखिर ये एटीपी बनता कहां है? आखिर एटीपी ये ऊर्जा का रूप है, तो आखिर ये बनता कहां है? तो याद रखिएगा, ये एटीपी का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में जीवित कोशिका में होता है। कहां होता है? जीवित कोशिका में। याद रखिएगा, इस एटीपी का निर्माण हमारे शरीर की जीवित कोशिका में होता है। इसीलिए हम लोग जो एटीपी होता है इसको एक और नाम से संबोधित करते हैं, और वो होता है जैव ऊर्जा। तो याद रखिएगा, जो एटीपी होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम कौन सा होगा? जैव ऊर्जा। याद रखिएगा, क्योंकि ये जीवित कोशिका में इसका निर्माण होता है, इसीलिए एटीपी को जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं, हमने क्या पढ़ाया? हमने कहा कि हमारे शरीर में या जो किसी जीव के शरीर में जो वो बृहद प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण हो, वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन में जो ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म हमने क्या बताया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बताया। एटीपी जो होता है हमारे पूरे शरीर में, समस्त जीव के शरीर में रासायनिक ऊर्जा का वाहक होता है, इसीलिए इसे सार्वजनिक वाहक के भी नाम से जाना जाता है। फिर हमने कहा जो एटीपी है इसका निर्माण जीवित कोशिका में होता है, इसीलिए इसे जैव ऊर्जा के भी नाम से जाना जाता है। तो जरा सोचिए, आखिर ये ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, तो कोई भी चीज का निर्माण होता है तो कुछ ना कुछ उसके लिए जरूरत पड़ती है कच्चे माल की। जैसे आप लोग मान लीजिए कि घर में आपको रोटी पकाना है, तो रोटी पकाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग क्या लाते हैं जी? आटा लाते हैं। यानी कुछ ना कुछ मटेरियल लाते हैं तभी कोई पदार्थ बन के तैयार होता है। तो उसी तरह सोचिए, आखिर ये एटीपी का निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ होगा, तो कोशिका में कोई ना कोई कच्चा माल के रूप में काम किया होगा, तब जाके ना उसको जनरेट करके ये क्या बनाया होगा? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण किया होगा। तो याद रखिएगा, क्या होता है, कोशिका जो है ना, वहां पे ग्लूकोज जो होता है, याद रखिएगा, कोशिका में जब ग्लूकोज पहुंचता है उसी ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। याद रखिए, फिर से समझिए, कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज पहुंचता है ना, तो वो ग्लूकोज का विखंडन होता है, और विखंडन होने के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जरा सोचिए, अगर ग्लूकोज नहीं रहे तो क्या ऊर्जा का निर्माण होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज ही सबसे प्रमुख है, क्योंकि ग्लूकोज के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए याद रखिएगा, हम अगर बात करें जो ग्लूकोज है, हम लोग बात कर रहे हैं अब किसका? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का विखंडन हुआ तो ऊर्जा का निर्माण हुआ। और ये कहां पे इसका विखंडन हुआ? कोशिका में। यानी कोशिका में ईंधन के रूप में कौन काम किया बाबू? ग्लूकोज। कोशिका में ईंधन का काम कौन किया? ग्लूकोज किया, क्योंकि यही ईंधन के रूप में गया, इसका टूटा, और टूटने के बाद से किसका निर्माण हुआ? ऊर्जा का। तो ग्लूकोज जो होता है, चूंकि कोशिका के अंदर इसका क्या होता है? विखंडन होता है, और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग, याद रखिएगा, कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहां से कि बताइए कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि कोशिका के अंदर ग्लूकोज का आंशिक, या आप कह सकते हैं कि पूर्णतः क्या होता है? इसका विखंडन होता है, और उस विखंडन के परिणाम स्वरूप ही ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके रूप में? एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है।
तो भाई इतना चीज जब हम लोग समझे कि ग्लूकोज जो है वो कोशिका के अंदर ईंधन का काम करता है, टूटता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी को हम लोग सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं, इसे जैव ऊर्जा के भी नाम से जाना जाता है। इतना चीज समझ गए तो जरा ये समझते हैं कि भाई आपका जो श्वसन की क्रिया होती है, आखिर ग्लूकोज कैसे फॉर्म अपना चेंज करता है, कैसे टूटता है, तो उसका रासायनिक समीकरण क्या होगा जरा उसको समझिएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं, याद रखिएगा रासायनिक समीकरण किसका, तो श्वसन का। श्वसन का जो रासायनिक समीकरण होता है वो याद रखिएगा C6H12O6 प्लस 6O2, और ये टूटता है किसमें, 6CO2 प्लस 6H2O, और प्लस में निकलता है क्या मेरे बाबू, ऊर्जा। तो याद रखिएगा ये हमारा समीकरण होता है किस चीज का, तो ये समीकरण होता है हमारा श्वसन क्रिया का। अब श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि हमारा श्वसन क्रिया जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब यहां तीर का जो निशान है यहां पे आप एंजाइम भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा एंजाइम भी इसमें क्या करता है, भाग लेने का काम करता है। तो जरा समझिएगा ये आपका श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र हुआ। जरा समझिए इस समीकरण को हम को समझा देते हैं। देखिए 6H12O6 हमारा ग्लूकोज हो गया, और यहां पे मिला ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिला, और ये एंजाइम के संपर्क में क्या हुआ, टूटा, और टूटा तो क्या बनाया, CO2 का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, और साथ ही साथ किसका निर्माण किया, ऊर्जा का निर्माण किया। और इसी ऊर्जा का तो हम लोग उस समय से जिक्र कर रहे हैं कि ये ऊर्जा जो होता है किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है आपके लिए, ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि बताइए कि श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसको लिखिए। तो श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र जरूर आप याद करके रखिएगा, और साथ ही साथ इस ऊर्जा का जितना भी हमने नाम बताया है इनके बारे में संपूर्ण जानकारी रहना आपको जरूरी है। अब देखिएगा जरा, क्या श्वसन की क्रिया जो है क्या इतना भाग में कंप्लीट हो जाता है, कि या इसके अलावा भी कोई प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। तो याद रखिएगा अगर हम लोग बात करें ना श्वसन की क्रिया के बारे में, तो ये 2 चरणों में संपन्न होती है। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के अंदर कितने चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला जो होता है वो होता है अवायवीय श्वसन, और दूसरा चरण जो होता है वो होता है वायवीय श्वसन। फिर से समझिए, हमने कहा कि जो कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया चलती है ये 2 चरणों में संपन्न होती है। 2 चरण में कौन कौन, तो हमने एक नाम बताया आपको, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और दूसरा हमने कहा वायवीय श्वसन। अवायवीय और साथ ही साथ वायवीय श्वसन, यानी 2 चरणों में यह संपन्न होता है। तो ये 2 चरण क्या होते हैं, यानी अवायवीय श्वसन क्या होता है और वायवीय श्वसन क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बताइए कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। और साथ ही साथ यहां से बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसका याद होना बड़ा जरूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर काफी डिटेल से हम पढ़ाते हैं आपको वायवीय श्वसन के बारे में और अवायवीय श्वसन के बारे में। आइए अब समझते हैं अवायवीय श्वसन के बारे में और वायवीय श्वसन के बारे में। जरा समझिए, हमने कहा था कि अभी कोशिका के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। एक हमने कहा अवायवीय श्वसन के रूप में और दूसरा वायवीय श्वसन के रूप में। जरा डिटेल से समझते हैं अवायवीय श्वसन होता क्या है। देखिए अवायवीय श्वसन में क्या होता है ना, जो ग्लूकोज होता है, ध्यान से समझिएगा, जो ग्लूकोज होता है वो कोशिका द्रव में जो पहुंचता है, जब ग्लूकोज कोशिका द्रव में पहुंचता है तो वहां पे ऑक्सीजन की अभाव में कहिए या अनुपस्थिति कहिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका आंशिक रूप से विखंडन होता है, माने बहुत ही कम मात्रा में टूटता है। और जब कम मात्रा में टूटता है तो ऊर्जा का निर्माण भी बहुत कम मात्रा में होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। यानी अवायवीय श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज कोशिका द्रव के अंदर टूटता है और किसका निर्माण करता है, पायरुवेट का निर्माण करता है। याद रखिएगा, पायरुवेट का जब निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अवायवीय श्वसन में चूंकि ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए याद रखिएगा यहां पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन अवायवीय जो श्वसन होता है ना, यह भी 3 चरण कंप्लीट कर सकता है।
तीन चरण कैसे कंप्लीट करेगा, आइए हम उसको ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा समझिएगा, हमने कहा कि ग्लूकोज जो होता है, चलिए ध्यान से समझिएगा, ग्राफ टाइप से बताते हैं। हमने कहा कि जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज जो होता है, ये जब पहुंचता है कहां पे मेरे बाबू, कोशिका द्रव में। अब देखिएगा, ये पहुंच गया है कोशिका द्रव में, हम यहां लिख देते हैं कोशिका द्रव। अब देखिए, जब ये कोशिका द्रव में पहुंचता है तो ये टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन का अनुपस्थिति है, और टूटता है तो ये बनाता है पायरुवेट। किसका निर्माण करता है, पायरुवेट का, और साथ ही साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। लेकिन याद रखिएगा, यहां ऊर्जा का निर्माण बहुत ही कम मात्रा में होगा, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थिति है। अब देखिएगा यहां पे कहां पे हो रहा है ये क्रिया जी, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव में। कौन टूट रहा है, ग्लूकोज। किस फॉर्म में टूट रहा है, तो पायरुवेट प्लस एटीपी के रूप में टूट रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो है ना, वो भी 3 चरणों में कंप्लीट कर सकता है। वो 3 चरण कौन होगा, आइए हम आपको ग्राफ से बताते हैं। जरा समझिएगा, पहला अगर हम यहां ग्राफ खींचते हैं और यहां पे क्या हो लिख जाए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लिख देते हैं। अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन जब बिल्कुल नहीं हो तब क्या होगा। दूसरा देखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा तब क्या होगा। और तीसरा चरण क्या हो सकता है, जब ऑक्सीजन का अभाव हो। जब ऑक्सीजन का क्या हो मेरे बाबू, अभाव हो। इस 3 चरणों में हमारा पायरुवेट आगे चल के टूट सकता है। क्या क्या बनाएगा, जरा वो समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है ना, तो यहां पे बनाता है इथेनॉल। क्या बनाता है मेरे बाबू, इथेनॉल का निर्माण करता है, और साथ ही साथ CO2 का निर्माण करता है। और इथेनॉल और CO2 का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया जो है ना, ईस्ट में होती है। कहां होती है, ईस्ट में होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन की अभिक्रिया कहा जाता है। जरा समझिए, यहां से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा, पूछेगा आपसे किण्वन की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या होगा, जब पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर इथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग किण्वन की अभिक्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा, किण्वन की अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, तो ईस्ट में होती है। किण्वन की अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो इथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण होता है। तो ये सारा चीज याद रखिएगा। दूसरे चरण की बात करें, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तब, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है, और साथ ही साथ ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि पायरुवेट जो है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। तीसरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। हमने कहा कि ऑक्सीजन का अभाव हो, अभाव का मतलब थोड़ा बहुत मिले, तो जब अभाव होता है ना, तो यहां पे याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, लैक्टिक अम्ल का। अब लैक्टिक अम्ल का निर्माण जो करता है, तो ये कहां होता है, आखिर ये होता कहां है, जरा समझिएगा। ये क्या होता है कि जब हम लोग दौड़ते हैं, अचानक से दौड़ना शुरू करते हैं, तो देखिएगा कि हम लोग के मांसपेशी में दर्द हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 माह से आप दौड़े नहीं है, और अचानक हम आपको सुबह में ले जाए पूरा दौड़ाना शुरू कर दें, तो देखिएगा आप आइए तो कहिएगा बहुत दर्द कर रहा है, पैर का मांस दर्द करने लगता है, हाथ ये जगह अगर क्रिकेट विकेट खेल दीजिएगा तो ये सब दर्द करने लगता है। तो वो दर्द क्यों करता है, क्योंकि क्या हुआ है, वहां पे पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के अभाव में किसका निर्माण कर दिया है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर दिया है। और लैक्टिक अम्ल का जब निर्माण हो गया है, इसीलिए हम लोग को अचानक दौड़ने पर हम लोग की मांसपेशी में क्या होता है, दर्द होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि धावक जो होते हैं वो जब दौड़ते हैं तो उनकी मांसपेशियों में दर्द होता है, क्यों। तो क्या लिखेंगे कि जब धावक दौड़ते हैं तो उनकी मांसपेशी में ऑक्सीजन के अभाव में हमारा पायरुवेट जो होता है वो टूटता है, और किसका निर्माण करता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और इसी लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण उनकी मांसपेशी में क्या होता है, दर्द होता है। तो याद रखिएगा, ये था हम लोग का किसके बारे में, अवायवीय श्वसन के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो हमने कहा कि ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव के अंदर, ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव के अंदर जब टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और निर्माण करता है पायरुवेट और ऊर्जा का, तो उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन 3 चरणों में कंप्लीट हो सकती है, और 3 चरण इसका क्या क्या हो सकता है,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन का अभाव। और तीनों कंडीशन में आपको याद रखना है, जब अनुपस्थिति होगा तो इथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण करेगा, यह प्रक्रिया ईस्ट में होगी और इसे किण्वन की अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 H2 और ऊर्जा का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। और ये कहां होता है? हम लोग के पेशी में, यानी जहां जहां मांस होता है वहां निर्माण होता है। और इसीलिए हम लोग जब दौड़ते हैं या कोई अचानक काम करते हैं तो हम लोग को मांसपेशी में दर्द होने का कार्य को जो होता है वो किसके वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। अब जरा समझिएगा, यहां पे एक और चीज यहां भी याद रखेगा, अवायवीय जो श्वसन होता है ये श्वसन का पहला चरण होता है। ये श्वसन का कौन सा चरण है? पहला चरण होता है। कौन सा? अवायवीय श्वसन। अब जरा यहां समझते हैं वायवीय श्वसन के बारे में। अब हम लोग यहां पे दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और दूसरा पार्ट है वायवीय श्वसन। अब याद रखिएगा वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अब देखिए वायवीय श्वसन क्या होगा, तो यहां पे जब क्या होगा, ये आपका पायरुवेट जो है, जो आपका पायरुवेट है ये कहां पहुंच जाए? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट जो होता है कहां पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, याद रखिएगा जब पायरुवेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ध्यान दीजिएगा अवायवीय श्वसन कहां हमने बताया था? कोशिका द्रव में। यहां हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटता है और टूटने के बाद हमें ऊर्जा का प्राप्ति कराए या ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। जरा याद कीजिए क्लास 9th में बायो में आप पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों? आपको याद होना चाहिए। तो आप वहां पे पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग उसे कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं। तो याद रखिएगा वो कोशिकीय ऊर्जा गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो क्या होता है? पायरुवेट टूटता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। तो याद रखिएगा वायवीय श्वसन जो है वो कहां होता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहां होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहां पे ये संपन्न होता है। ये श्वसन का कौन सा चरण होगा? तो याद रखिएगा ये श्वसन का दूसरा चरण होगा, क्योंकि पहला चरण तो कौन है? आपका अवायवीय श्वसन, और दूसरा चरण हो गया कौन सा? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है ना, उसमें याद रखिएगा किस चीज का निर्माण होता है? तो CO2 का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा और साथ ही साथ यहां ऊर्जा का निर्माण होता है। अब देखिए ये तो था आपको वायवीय श्वसन के बारे में। अब आपसे क्या करता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता क्या है कि बताइए कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो जरा समझिएगा, हम आपको बताते चलते हैं, आप समझते चलिएगा। हम यहीं से डिफाइन कर रहे हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। अवायवीय श्वसन यह श्वसन का पहला चरण है, वायवीय श्वसन यह श्वसन का दूसरा चरण है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दो अंतर हो गया। अवायवीय श्वसन में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण होता है? तो जरा समझिएगा, इथेनॉल, CO2, H2O और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो काफी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस अंतर को लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो आप वीडियो को पीछे यानी बैक करिएगा और फिर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे VVI लिख देते हैं कि ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न हमेशा पूछता है और पूछेगा भी, तो इसलिए इसको आप पूरा का पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास जो होगा यानी अगले क्लास का बायो का जो होगा इस चैप्टर का आखिरी क्लास हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास में वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे हम लोग जानेंगे पौधों में श्वसन क्रिया के बारे में और जंतुओं में श्वसन की क्रिया के बारे में जानेंगे, और वहां फेफड़ा की जो संरचना होती है वो सारा चीज समझ जाएंगे। यानी एक क्लास में हम लोग का बायो का ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।